नमस्कार। आज की कहानी आपने कभी न कभी ज़रूर पढ़ी या सुनी होगी। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की ये अमर कहानी एक अफ़गान फल बेचने वाले की कथा मात्र नहीं है। ये इंसानियत, मासूम बचपन, पिता के स्नेह और बिछोह की ऐसी करुण दास्तान है जो भाषा, देश और धर्म की सभी सीमाएं मिटा देती है। लीजिए एक बार फिर सुनिए गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की कहानी काबुली वाला। मेरी 5 बरस की बेटी मिनी 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकती। पैदा होने के बाद बोलने में उसे केवल 1 ही साल लगा। मुझे याद नहीं आता कि उसके बाद वो कभी मौन भी रही। उसकी माँ तो डांट डपट कर उसे चुप करा देती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता था। मिनी का चुप रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मैं ज्यादा देर तक उसकी चुप्पी सहन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए हम दोनों बहुत बातें किया करते थे। उदाहरण के लिए, आज सुबह ही जब मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय को लिखना शुरू ही किया था, वो मेरे पास आकर कहने लगी, पिताजी, रामदयाल चौकीदार जो है वो काक को कौवा कहता है। उसे कुछ आता जाता नहीं है ना। इससे पहले कि मैं उसे भाषाओं के अंतर की बात बताता, वो एकदम से दूसरी बात करने लगी। वो बोली, पिताजी, भोला कहता है आसमान में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, जिसकी वजह से ही बारिश होती है। क्या ये बात सही है? मेरे जवाब देने से पहले ही उसने झट से दूसरा सवाल पूछ लिया, बाबूजी, माँ आपकी क्या लगती हैं? मैंने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मिनी, तू अब जाके भोला के साथ खेल बेटा, मुझे बहुत काम करना है। मेरी खिड़की से सड़क दिखाई देती है। मिनी मेरी मेज के पास ही बैठकर अपने घुटनों पर हथेली बजाती हुई खेलती थी। मेरे उपन्यास के 17वें अध्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा इस समय लिखा जा रहा था। नायक प्रताप सिंह ने नायिका कंचनमाला को अपनी बाहों में थाम लिया था और वो किले की 3री मंजिल से कूदने ही वाला था। ठीक उसी समय मिनी मेज के नीचे से निकलकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, काबुली वाला, काबुली वाला। सामने सड़क पर हल्के हल्के चलता हुआ काबुली वाला जा रहा था। उसने मैला सा ढीला ढाला कुर्ता और सलवार पहना हुआ था, सिर पर पगड़ी थी और पीठ पर एक थैला लदा हुआ था। हाथों में अंगूर के छोटे छोटे डिब्बे उसने थामे हुए थे। मिनी काबुली वाले को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगी। मैं सोचने लगा, ओ, ये अभी यहां आ धमकेगा और मेरा 17वां अध्याय फिर से अधूरा छूट जाएगा। काबुली वाला मिनी की आवाज सुनकर रुक गया और उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। लंबे चौड़े काबुली वाले को मिनी ने जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो छिपने के लिए दौड़कर अपनी मां के पास चली गई। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि काबुली वाले की पीठ पर लदे बड़े से थैले में उसके जैसे 2 या 3 बच्चे बंद थे। इसी बीच काबुली वाला फाटक खोलकर घर के अंदर आ गया था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हालांकि मेरे उपन्यास के चरित्र इस समय गंभीर स्थिति में थे, लेकिन काबुली वाला अब अंदर आ चुका था। अब उससे कुछ तो खरीदना ही था। मैंने कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदी और उससे बातचीत की। हमारी बात के विषय अब्दुर्रहमान, रूस, अंग्रेज और सीमांत नीति मुख्य रूप से रहे। जब वो चलने के लिए उठा तो उसने पूछा, बाबूजी, वो छोटी बच्ची कहाँ गई? मैं मन ही मन सोच रहा था कि मिनी के मन में जो बेकार का डर है, उससे उसे मुक्त कराना अच्छा रहेगा। मैंने उसे बाहर बुलवाया। वो मेरी कुर्सी के पास खड़ी हो गई और काबुली वाले और उसके थैले को देखने लगी। उसने मिनी को कुछ मेवे और किशमिश दी। उसके मन का डर मेवों के लालच पर भारी पड़ रहा था। वो मेरी कुर्सी से एकदम चिपक कर खड़ी थी और उसका डर और भी बढ़ गया था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। कुछ दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकल रहा था, तभी मैंने देखा कि मिनी दरवाजे के पास बेंच पर बैठी काबुली वाले से बातें कर रही है और हंस रही है। काबुली वाला
उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ। मिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पिताजी के अलावा पहली बार कोई ऐसा आदमी उसे मिला था जो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। मैंने देखा कि उसके कपड़ों की जेब बादाम और किशमिश से भरी हुई थी। अपनी जेब से 8 आने का सिक्का निकालते हुए मैंने पूछा, तुमने इसे ये सब क्यों दिया भाई? उसने सिक्का अपनी जेब में डाल दिया। घर वापसी पर मैंने देखा कि 8 आने के उस सिक्के ने कोहराम मचाया हुआ था। मिनी की मां के हाथ में वही अठन्नी थी और वो मिनी को डांटते हुए पूछ रही थी, तुझे ये अठन्नी कहां से मिली, बता। मिनी ने खुशी खुशी बताया कि काबली वाले ने ये अठन्नी उसे दी थी। उसकी मां तो ये सुनकर हैरान रह गई। क्या, काबली वाले ने तुझे ये दी है? ओ मिनी, तूने इससे ये क्यों ली? मैं सही समय पर पहुंच गया था और मैंने मिनी को उसके सिर पर सवार खतरे से बाहर निकाला। बाद में मुझे पता चला कि ये मिनी और काबली वाले की पहली या दूसरी मुलाकात नहीं थी। वो दोनों पहले भी मिल चुके थे। काबली वाले ने बादाम और मेवे देकर मिनी का विश्वास जीता और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते और उनके बीच हंसी मजाक भी होता था। अपने सामने जमीन पर बैठे हुए लंबे कद के काबली वाले से मिनी पूछती, काबली वाले, तुम्हारे थैले में क्या है? काबली वाला नाक से आवाज निकालता हुआ कहता, हाथी। इस पर दोनों जोर से हंसते। मुझे पता नहीं क्यों अपनी बेटी की एक बड़े आदमी के साथ दोस्ती अच्छी लग रही थी। काबली वाला मिनी से कहता, बच्चे, तुम कभी ससुराल मत जाना। बंगाल में लड़कियां बचपन से ही ससुराल शब्द सुनने लगती हैं, लेकिन नए विचारों का होने के कारण हम लोगों ने अपनी छोटी सी बच्ची से ससुराल के संबंध में कोई बात नहीं की थी। काबली वाले की इस बात को वो नहीं समझ पाती थी, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वो काबली वाले से ही पूछती, तुम बताओ, तुम ससुराल कब जाओगे? काबली वाला समाज के जिस तबके से आता था उसमें ससुराल के 2 अर्थ हो जाते हैं। ये पति का घर तो था ही, लेकिन एक जेल भी था। काबली वाले ने मिनी के सवाल को सुनकर अपनी मुट्ठी से घूंसा बनाया और कहा, मैं तो अपने ससुर को जोर से मुक्का जमाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर और ससुर की दुर्दशा के बारे में सोचकर मिनी जोर जोर से हंसने लगी। लंबा चौड़ा काबली वाला भी इसमें उसका साथ दे रहा था। बरसात खत्म हो चुकी थी। मैं तो कलकत्ता के इस कोने में ही हमेशा से रहा हूं। यहीं बैठकर मेरा मन पूरी दुनिया में घूमता था। किसी भी दूसरे देश का नाम सुन लूं या किसी विदेशी को देख लूं तो मन चंचल हो जाता था। मैं उस देश के पहाड़ों, नदियों और जंगलों के सपने देखता। उनके बीच वहां के रहने वालों के घर और उनके जीवन के बारे में सोचने लगता था। क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकला था, इसलिए कहीं की यात्रा करने का प्रस्ताव ही मुझ पर बिजली गिरने जैसा असर छोड़ता था। काबली वाले की उपस्थिति में मैं सूखे पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच जाता था। उसकी घुमावदार घाटियां मुझे दिखाई देती थीं। पीठ पर सामान लादे ऊंटों की लंबी कतारें मुझे दिखती थीं, जिनके पीछे पगड़ियां पहने व्यापारी चलते थे। उनमें कुछ के पास बंदूक और कुछ के पास भाले भी होते थे। लेकिन तभी मिनी की मां मुझे देखती और आंखों ही आंखों में चेतावनी देती, इस आदमी से बचकर रहना। मिली की मां डरपोक किस्म की महिला है। अगर सड़क पर उसे कुछ हंगामा सा सुनाई दिया या कुछ लोग अपने घर की तरफ आते हुए दिखे तो सारी दुनिया की शंकाएं उसके दिमाग में जन्म ले लेती हैं। वो समझती है कि ये लोग या तो चोर हैं या शराबी हैं। वो ये भी सोच सकती है कि ये सांप, बाघ, मलेरिया या कॉकरोच भी हो सकते हैं। इतने साल हो जाने के बाद भी उसके मन से इस तरह के डर निकल नहीं पा रहे थे। इसीलिए उसके मन में काबली वाले को लेकर कई तरह के संशय थे। वो हमेशा मुझसे कहती, उस पर निगाह रखना। मैं उसके शक पर हंसता तो वो मुझसे कई सवाल करने लगते। क्या किसी के बच्चों का अपहरण या चोरी नहीं हुई है? या वो कहती, क्या काबुल में गुलामी की प्रथा नहीं है?
या इस ताकतवर आदमी के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या कोई मुश्किल काम है? मैं कहता था कि यह बात असंभव तो नहीं है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। मेरा ये कहना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसके मन का डर अपनी जगह बना हुआ था। क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं था, इसलिए काबुली वाला पहले की तरह हमारे घर में आता रहा। मिनी के साथ उसकी दोस्ती बनी रही। हर वर्ष माघ के महीने में काबुली वाला, जिसका असल में नाम रहमत था, अपने वतन चला जाता था। इस दौरान जिन लोगों से उसे पैसे लेने होते थे, उनसे वसूली करने में वो व्यस्त हो जाता था। अपनी व्यस्तता के बावजूद वो दिन में एक बार मिनी से मिलने आ ही जाता था। उन दोनों को देखने पर ऐसा ही लगता था जैसे दोनों कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर वो सुबह नहीं आ पाता तो शाम को उपस्थित हो जाता था। अक्सर किसी अंधेरे से कमरे में ढीला ढाला सलवार कुर्ता पहने और थैला लिए इस लंबे तड़ंगे व्यक्ति को देखकर मेरे मन में भी डर पैदा हो जाता था। लेकिन जब मिनी काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाती और किलकारियां भरती हुई उसकी तरफ भागती तो मुझे खुशी होती थी। उम्र के लंबे अंतराल के बावजूद दोनों दोस्त आपस में खूब बातें करते थे। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी नई किताब के प्रूफ देख रहा था। बहुत ठंड पड़ने लगी थी। सूरज की कुछ किरणें खिड़की के शीशे से होती हुई मेरे पैरों पर गिर रही थी। यह हल्की सी गर्मी भी बहुत सुख देने वाली थी। लगभग 8 बजे होंगे। सुबह सुबह सैर पर बाहर निकले लोग वापस घर की तरफ लौट रहे थे। ठीक इसी समय सड़क पर बहुत शोर सुनाई दिया। मैंने देखा कि रहमत को 2 सिपाही रस्सी से बांधे चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ लड़के भी चल रहे थे। काबुली वाले के कुर्ते पर खून के दाग दिखाई दे रहे थे और एक सिपाही के हाथ में एक चाकू भी था। मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। मैंने पूछा, क्या बात है? बातचीत से पता चला कि काबुली वाले से किसी ने एक रामपुरी शॉल खरीदा था, लेकिन बाद में पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। काबुली वाले ने पैसे की मांग की तो झगड़ा बढ़ गया। बात इतनी बढ़ी कि काबुली वाले ने चाकू निकालकर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। अपने इसी गुस्से में काबुली वाला उस आदमी को बुरी बुरी गालियां सुना रहा था। अचानक से हमारे बरामदे में मिनी प्रकट हुई और खुशी से चिल्ला उठी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। उसे देखते ही काबुली वाले के चेहरे पर चमक आ गई। आज उसके पास कोई थैला नहीं था, इसलिए वो मिनी के साथ बैठकर हाथी की बातें नहीं कर सकता था। वो वहीं से चिल्लाया, तुम अपने ससुराल तो नहीं जा रही हो? अगले ही क्षण वो बोला, लेकिन मैं आज अपने ससुराल जा रहा हूं। उसने देखा कि छोटी लड़की के मुंह पर खुशी नहीं दिखाई पड़ रही है। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैं अपने हाथों से अपने ससुर का मुंह तोड़ देता, लेकिन क्या करूं, मेरे दोनों हाथ ही बंधे हुए हैं। अदालत द्वारा काबुली वाले को हत्या के प्रयास के अपराध में कुछ साल की कैद की सजा सुना दी गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे काबुली वाला हमारे दिमाग से हट गया। अपने काम धंधों में व्यस्त हम जेल में बंद ऊंचे पहाड़ों के रहने वाले काबुली वाले को भूलते चले गए। मुझे ये कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि हमारी प्यारी बेटी मिनी भी अपने दोस्त को भूल गई। उसके जीवन में कई नए दोस्त आ गए थे। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो अपना ज्यादातर समय अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ बिताने लगी थी। उसे अब अपने पिता के कमरे में आने का भी समय नहीं मिल पाता था। मेरी तो उससे बातचीत भी अब कम ही हो पाती थी। कई साल निकल गए और बरसात के बाद शरद ऋतु आ गई। हम लोग इस साल मिनी की शादी की तैयारी कर रहे थे। दुर्गा पूजा के दौरान ही उसका विवाह होना था। जिस तरह दुर्गा माँ कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ती हैं, उसी तरह अपने पिता के घर को छोड़कर मिनी अपने पति के घर जाने वाली थी। एक सुहावने दिन सूरज की किरणें स्वर्ण रेखाओं जैसी दिखाई दे रही थीं। कलकत्ता की गलियों के पुराने ईंटों से बने उदास मकान भी इस रोशनी से चमक रहे थे।
हमारे घर से सुबह से ही शहनाई की आवाज़ उठ रही थी। एक उदासी मेरे दिल की धड़कनों के साथ घुल मिल गई थी। बेटी की जुदाई के दुख को शहनाई पर बज रही राग भैरवी की धुन और बढ़ा रही थी। मेरी बेटी मिनी का उस रात विवाह हो रहा था। सुबह सवेरे से ही पूरा घर व्यस्त हो गया था। आंगन में शामियाने को बांस के मोटे डंडों से बांध दिया गया था। हर कमरे और बरामदे में बिजली के बल्ब लगाए जा रहे थे और रोशनी का विशेष इंतजाम किया जा रहा था। पूरे घर में चहल पहल और दौड़ भाग का माहौल था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ हिसाब किताब देख रहा था कि अचानक कोई मेरे कमरे में आया। उसने मेरा अभिवादन किया और मेरी मेज के पास खड़ा हो गया। मैंने देखा, अरे ये तो काबुली वाला था। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। ना तो उसके पास कोई थैला था, ना ही उसके बाल लंबे लंबे थे और ना ही वो अब पहले जैसा मजबूत दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, तुम कब आए रहमत? उसने जवाब दिया, कल शाम ही आया बाबूजी, कल ही मुझे जेल से रिहा किया गया। उसके ये शब्द मेरे कानों में कांटों की तरह चुभे। मैं आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसने अपनी जान पहचान के आदमी को मारने की कोशिश की हो। मेरी धड़कनें बढ़ गई थीं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसके कदम आज के दिन इस घर में ना ही पड़ते तो अच्छा रहता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ शुभ कार्य हो रहा है, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? वो तुरंत वापस जाने के लिए मुड़ गया। वो दरवाजे तक पहुंचा और फिर ठिठक गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, बाबूजी, क्या मैं बच्ची से मिल सकता हूं? वो शायद सोच रहा था कि मिनी अभी भी उतनी ही बड़ी होगी। वो इस उम्मीद में था कि मिनी काबुली वाला चिल्लाते हुए वहां पर आ जाएगी और उसके बाद वो दोनों खूब हंसेंगे और गप्पे मारेंगे। पुराने दिनों की ही तरह कुछ किशमिश और अंगूर लाया था। शायद वो किसी से मांग कर ये सब लाया था, क्योंकि उसके पास और कोई सामान तो था ही नहीं। मैंने फिर अपनी बात दोहराई, आज घर में शादी का कार्यक्रम है, आज तो शायद ही तुम किसी से मिल पाओगे। उसका चेहरा उदास हो गया और वो मुझे सलाम करके वहां से जाने लगा। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं उसे वापस बुला ही लेता, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो खुद मेरे पास आ गया। उसने अपनी जेब से कागज की वो पुड़िया निकाली और कहने लगा, बाबूजी, मैं बच्चे के लिए कुछ चीजें लेकर आया हूं, क्या आप इन्हें उसे दे देंगे? मैंने कागज की वो पुड़िया ले ली। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में थाम लिए और रुंधे गले से बोला, आपकी बहुत कृपा रही बाबूजी, मुझे याद करते रहिएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी एक छोटी सी बच्ची है, मेरे वतन में मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है। मैं आपकी बेटी के लिए जब भी फल फूल लाता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बेटी को ही वो सब मिल गया। मैं यहाँ कोई सौदा बेचने या मुनाफा कमाने नहीं आता था बाबूजी। इतना कहकर उसने अपने ढीले से कुर्ते की जेब से एक मुड़ा तोड़ा सा मैला कागज निकाला और बड़ी सावधानी के साथ उसे फैलाकर मेज पर रख दिया। कागज पर किसी छोटी बच्ची के छोटे से हाथ की छाप थी। ये कोई फोटो नहीं थी और ना ही कोई पेंटिंग। ये स्याही लगी हथेली की कागज पर लगाई गई छाप थी। बेटी की हथेली की ये नन्ही सी छाप हमेशा उसकी जेब में उसके दिल के पास रहती थी। वो साल दर साल कलकत्ता की गलियों में अपना सामान बेचने आता था और हमेशा ही कागज का ये टुकड़ा अपने दिल के पास रखता था। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं भूल गया कि वो एक गरीब काबुली फल बेचने वाला है और मैं उसका एक अमीर ग्राहक। नहीं, मैं उसके ही जैसा था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। वो भी मेरी तरह एक पिता ही तो था जो अपनी बेटी से प्यार करता था। दूर पहाड़ों की गोद में अपने गांव में बैठी उसकी बेटी की हथेली की इस छाप ने मुझे मिनी की याद दिला दी। मैंने फौरन मिनी को घर के अंदर से बुलवा लिया। मेरी इस मांग का अंदर से बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैंने एक न सुनी। माथे पर चंदन लगाए और अपनी शादी की रेशमी साड़ी में लिपटी सजी धजी मिनी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही
काबुली वाला सकुचा सा गया। वो समझ गया था कि ये पहले वाली मिनी नहीं है और इससे अब उस तरह की बातचीत भी नहीं की जा सकती। आखिर में वो मुस्कुराया और बोला, बच्ची, आखिर अपने ससुराल जा ही रही हो। लेकिन अब मिनी ससुराल का मतलब समझती थी। उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो नीचे की तरफ मुंह करके खड़ी रही। मुझे वो दिन याद आ गया जब मिनी की पहली बार काबुली वाले से मुलाकात हुई थी। मैं उदास हो गया। मिनी के जाने के बाद रहमत ने एक गहरी सांस छोड़ी और फर्श पर बैठ गया। उसे पहली बार यह एहसास हो रहा था कि उसकी बेटी भी अब जवान हो चुकी होगी और उसके साथ भी उसे फिर से जान पहचान करनी होगी। वो अब बिल्कुल वैसी तो नहीं लगती होगी जैसी उसे छोड़कर आया था। पिछले 8 सालों में उसके ऊपर क्या बीती होगी, कौन जाने। सुबह के सूरज की रोशनी में शहनाई बज रही थी। कलकत्ता की छोटी सी गली में बैठे काबुली वाले के दिमाग में इस समय अफगानिस्तान के सूखे, सूने और उदास से पहाड़ घूम रहे थे। मैंने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, रहमत, जाओ, वापस अपनी बेटी के पास चले जाओ। अपने गांव में जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे तो तुम दोनों की खुशी मेरी बेटी का जीवन भी खुशियों से भर देगी। काबुली वाले को ये रुपए देने के बाद मुझे अपने घर के कार्यक्रमों में कुछ कटौती करनी पड़ी। मैंने जैसा सोचा था उस हिसाब से अब मैं शादी में बिजली का इंतजाम नहीं कर पाया और ना ही सेना का बैंड ही बुला पाया। घर की महिलाएं इस बात पर बहुत नाराज हुईं, लेकिन मैं खुश था। मुझे लग रहा था कि हमारा घर बिना बिजली के भी बहुत चमक रहा था, क्योंकि कहीं दूर लंबे समय से अपने बाप से बिछड़ी बेटी उससे मिलने वाली थी। काबुली वाला। अभी आप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगला कहानी की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।